विजडम वर्ड। तो आज जो हम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की, इसकी नेक्स्ट सीरीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो थ्योरी है हेनरी फेल की थ्योरी। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं एच फ्योल या फिर हेनरी फ्योल। तो ये किसके बारे में बात करते हैं? इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। ठीक है, हेनरी फ्योल जो है, जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी किसकी? मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल की। तो मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के जो फाउंडर हैं वो कौन है? यही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो हेनरी फ्योल है ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कौन से व्यूज रखते हैं। तो हेनरी फ्योल जो है, इनके दो मेजर व्यूज थे। एक तो ये सबसे पहले बोलते हैं साइंस और मैनेजमेंट जो है वो रिप्लेस करेगी किसको? रूल ऑफ थंब को। तो सबसे पहले इनके दो व्यूज हम देख लेते हैं। तो व्यूज कौन से है? नंबर 1, साइंस शुड replace the rule of thumb। ठीक है, सेकंड वन ये बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, अब देखो इन दोनों व्यू के बाद ये जो है अकॉर्डिंग टू फ्यूल कि कोई भी देखो, सबसे पहली बात है फ्यूल जो है वो दो चीज़ों में बिलीव करते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि साइंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिप्लेस करेंगी रूल ऑफ थंब को, और दूसरा ये बोलते हैं कि यूनिवर्सलिटी है किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की, कि जो भी हम प्रिंसिपल्स, जो भी हम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगी? एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्यूल किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, छोटी है बड़ी है, रिलीजियस होगी, साइंटिफिक होगी, पॉलिटिकल होगी, चाहे जैसी भी होगी, उन सभी को क्या करना पड़ता है? कुछ गोल्स को अचीव करना पड़ता है। ठीक है, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये बोलता है कि अचीवमेंट जो है वो गोल्स की, वो डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर, कि जो जो वो काम करने जा रहे हैं उसकी नेचर कैसी है और पैटर्न कैसा है, जो मेथड्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे है। तो टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंडस्ट्रियल्स की, वो की जाती हैं, उसमें 6 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी किसी भी इंडस्ट्रीज में क्या होंगे? 6 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, 6 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी ब्रांच देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा? सबसे पहले ये बोलता है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल के बाद ये बोलता है कमर्शियल। ठीक है, थर्ड ये बोलता है कि थर्ड कौन सा होगा? फाइनेंशियल। फोर्थ बोलते हैं अकाउंटिंग। फिफ्थ वन ये बोलते हैं सिक्योरिटी, और लास्ट ये बोलते हैं मैनेजमेंट। बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 6 तरह के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। कुछ उसमें टेक्निकल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ अकाउंटिंग के साथ डील करते हैं, कुछ सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, और कुछ जो है वो मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं। तो
इनके अकॉर्डिंगली जो टेक्निकल ग्रुप है वो किसके साथ रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अडेप्टेशन के लिए और टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के लिए। जबकि जो कमर्शियल है उसका काम क्या होगा, बाइंग करना, सेलिंग करना, मतलब कि कोई चीज़ जो भी वो बाइंग और सेलिंग जो भी प्रोसेस चल रही है उसके साथ एक्सचेंज करना वर्क्स को, तो वो सारी किसका काम है, कमर्शियल ग्रुप का काम है। फिर फाइनेंशियल ग्रुप का काम क्या है, जो फंड्स हैं, जो भी पैसा है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना। अकाउंटिंग का काम है कि ये टेक केयर करना, जो स्टॉक है उसका बैलेंस शीट को चेकआउट करना, कॉस्ट और स्टैटिस्टिक्स का पूरा चेकआउट करना, ठीक है। देन सिक्योरिटी का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोटेक्शन करता है किसको, प्रॉपर्टी और पर्सनस की, ठीक है। और मैनेजमेंट का काम क्या है कि पूरी की पूरी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या करना, ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ फ्योर ये बोलते हैं कि ये जो 5 काम है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, कमर्शियल, ये पांचों के पांचों एक साथ जो है वो एक लाइन में चलते हैं, ठीक है। कि प्रोडक्शन होगी, जब कोई चीज़ बनेगी तो उसके बाद उसके प्रोडक्शन के बाद बाइंग होगी, या फिर वो कहीं से आप बाहर से सेल करके ला रहे, सॉरी, बाहर से आप बाय करके ला रहे हो, या फिर उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, जहाँ उनको एक्सचेंज कर रहे हो किसी चीज़ के बदले में। फिर जो फंड्स वगैरह होंगे उसका भी यूज़ होगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो भी पैसा आएगा, और अगर बाय कर रहे हो तो आप पैसे दे रहे हो, उस सभी का ध्यान अकाउंटिंग करेगी, वो चेकआउट करेगी, और मैनेजमेंट की। और बोलता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम है वो कौन सा है, आपका मैनेजमेंट का, ठीक है। वो किसको बोलते हैं, ये मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट को ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट में क्या होते हैं, 5 फंक्शंस परफॉर्म। अब देखो कैसे इस तरह से इन्होंने बोला, इन सब के साथ साथ ये बात करते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है, ठीक है, ये ही जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के साथ साथ दूसरा क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के साथ इनके पास क्या होगा, कमांडिंग। फोर्थ वन इज कंट्रोल, एंड द लास्ट वन, सॉरी, हाँ, लास्ट वन इज कमांडिंग तो करेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन, और एक क्या है, लास्ट में क्या आएगा आपके पास, कंट्रोल, ठीक है। तो ये बोलता है मैनेजमेंट जो है वो 5 तरह के काम करती है, जिसमें सबसे पहले काम क्या है इसका, प्लानिंग का। प्लानिंग क्या होती है कि जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो एक पाथ बनाया जाता है, जो एक रास्ता बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइनलाइज करती है गोल्स को और क्लियर करती है कि किस तरीके से हम चल के उस गोल तक क्या करें पाएंगे, पहुंच पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का काम है एक सिस्टमेटिक वे से एलोकेट करना ह्यूमंस को और मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनका क्या, कौन से बंदे को किस जगह पे लगाना है, किस तरीके से रिसोर्सेज जो है उनको देने हैं, तो वो कंडक्ट जो है वेल कंडक्ट कौन करता है, ये भी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। अब मैनेजमेंट को पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्कूल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो होगी वो देखेगी कौन से टीचर को हमें कौन सी क्लास के लिए भेजना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए उसको हायर करना है, तो वो सारा काम कौन करता है, मैनेजमेंट ही करती है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होंगे उनको एलोकेट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। थर्ड है कमांडिंग। कमांडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देना, ठीक है, डायरेक्ट करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करती है, इतनी एबल होनी चाहिए कि वो मैन पावर को क्या कर सके, डायरेक्शन कर सके, और जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्शंस दी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती है किस पे, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, और अथॉरिटीज क्या करती हैं उस टाइम पे, एंजॉय करती है, क्योंकि वो अपना काम क्या करती है, बांट देती हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं किसकी,
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो बोलते हैं जो प्रोसेस है, जैसे उसने बोला था कि हार्मनी होनी चाहिए। किसने बोला था? कल हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला तो टेलर ने ये चीज़ बोली थी, जिसको मेंटल रेवोल्यूशन कहा था हमने। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली जाती है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या रहती है, एक तरह की प्रोसेस है जो एक हार्मनी बनाती है अलग अलग यूनिट्स के बीच में और इंडिविजुअल्स के बीच में, जो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। और कंट्रोल क्या है, बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर ये इंश्योर करे जो परफॉर्मेंस है वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें नॉर्म्स और रेगुलेशंस जो है वो डाले, ताकि उनकी जो टेक्निक्स होगी वो कौन सी टेक्निक्स को अपनाएगा, रिवार्ड और पनिशमेंट की टेक्निक को अपनाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल में जैसे वहां पे बोला था इंसेंटिव और इनिशिएटिव वाले, है ना, इंसेंटिव्स वाली, उसमें उसने टेलर ने कहा था इंसेंटिव्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये किसको बोलता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे इसको क्या करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। अब जो फ्योल है ये फोकस करते हैं मैनेजर्स के ऊपर ही ज़्यादा, तो इसीलिए इनकी टेक्निक को मैनेजरल टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है। तो मैनेजर जो है वो इंश्योर करेगा सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन इंश्योर करेगा, मैनेजर ही इंश्योर करेगा। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का उसको वो नहीं छोड़ सकता। तो ये बोलता है फंक्शनल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के, वो किसके साथ डील करते हैं, 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल। तो फ्योल ने हमें कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनको हम अब क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है हमारे पास, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क को हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। वो तो फ्योर बिलीव करता है कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो किसके साथ बिलोंग करता है, नेचुरल ऑर्डर के साथ बिलोंग करता है। मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो इंडिविजुअल्स को चाहिए कि उनकी स्पेसिफिक स्किल्स को एक तरह से यूज़ किया जाए, ताकि स्पेसिफिक तरह का काम जो है वो किया जा सके। ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमिना मतलब कि अगर आप किसी की उसकी जो अनस्किल्स होंगी, या उसको अगर आप किसी स्किल्ड पर्सन को अनसिस्टमेटिक वे से यूटिलाइज करोगे, तब तो वो एफिशिएंट नहीं होगा, इनएफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर ये बोलते हैं कि जो आप काम बांट रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन काम बांटना जरूरी है, तो उस काम को आप उस वर्कर के स्किल्स के अकॉर्डिंगली क्या कर दो, डिवाइड करो। जो काम है उसी हिसाब से ही पर्सन को वहां पे क्या करो, लगाओ। तो उसी से आपका क्या होगा, एक जो एफिशिएंसी जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बोलता है जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो है वो क्या है, एक्सट्रैक्ट करता है ऑबिडेंसेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि राइट टू गेट थिंग्स डन बाय द सबऑर्डिनेट्स। तो अथॉरिटी जो है एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही क्या उसके पास ही क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसका कहने का मतलब क्या था कि जो मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के पास रहेगी, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होगी उसी के पास, उसके ऊपर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी अथॉरिटी से वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा पाएगा। थर्ड ये बोलता है डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है। कि कोई भी काम करना है उसके लिए क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। कि जो बोलता है एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या हो, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके साथ क्या हो, उसको मानने वाले हो। ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंट होगी। तो इसका मतलब जो भी वहां पे काम करने वाला है वो क्या हो, इसको अपनाए। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ये यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं। बोलता है यूनिटी इन कमांड का, ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक सबऑर्डिनेट जो होगा उसके ऊपर एक ही सुपर ऑर्डिनेट होगा। ठीक है। अगर एक बंदे को जवाबदेही देनी है तो वो उसी को जवाब दे देगा जो उसके ऊपर एक बंदा बैठा होगा। ठीक है। ना कि 10 बंदों को, क्योंकि देखो उसमें जो टेलर की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शनल फोरमैन की बात करता था, कि हर एक मैन उसको, जब उसने गैंग प्लैंक की एक बात करी थी कि हर लोग जो है वो क्या करेंगे, एक वर्कर जो है वो 8 बंदों को जाके क्या करेगा, अलग अलग बंदों को जाके रिपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था।
अब ये क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। क्योंकि उसने बोला था ना टेलर ने कि हर एक वर्कर जो है वो किसके अंडर होगा, फोरमैन के अंडर होगा, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है, जिसमें ये बोलता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है उस जो आप उसमें बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको उनके ऊपर क्या, उनको एक सिंगल कमांड जो है वो दी जाए, ताकि वो क्या करे, सिंगल गोल के लिए, जो एक गोल है उसके लिए एक ही कमांड उनको दी जाए, ठीक है। तो फिर ऑब्जर्व करता है कि यूटिलिटी जो है कमांड की वो एग्जिस्ट करती है तभी जब क्या हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, बट इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम इट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही तरह की डायरेक्शन जो है, गाइडलाइंस जो है वो दी जाए। आप देखते हो कि कभी भी गाइडलाइंस, जब घर का कोई काम कर रहे हो, अगर आपको एक ही काम के लिए अलग अलग कोई बंदा आपको, फॉर एग्जांपल आपको किचन में कुछ बनाना है, तो आपको आपके फादर आपको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपकी मदर कुछ इंस्ट्रक्ट करिए और ग्रैंड मदर कुछ और इंस्ट्रक्ट करिए, तो आप उस रेसिपी को अच्छे से नहीं बना पाओगे, उस डिश को अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर सेम ही तरह का अगर रेसिपी आपको आपकी मदर भी बता रही है, ग्रैंड मदर भी बता रही है, जो फादर भी बता रहे हैं, तो आप उस डिश को अच्छे से उसमें उसको बना पाओगे। तो वही चीज़ इसने बोली थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्वार्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स का, वो सिर्फ अपने तक ही ना हो, बल्कि किसमें के बारे में सोचे, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बल्कि वो किसके बारे में सोचे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। फिर ये बात करता है किसकी, रिम्यूनरेशन की, ठीक है। अब किसकी बात आ गई, जब रिम्यूनरेशन की बात आ गई तो लोगों की सैलरी की बात आ गई, जो उनको रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स बोलता है। पेमेंट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, फेयर और जस्ट होनी चाहिए, और सेटिस्फेक्शन देने वाली होनी चाहिए पर्सनल को, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस वेजेस से, उस सैलरी से वो लोग क्या हो, खुश हो, ठीक है। फेयर और जस्ट होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। फिर ये किसकी बात करता है, सेंट्रलाइजेशन की। अब जब सेंट्रलाइजेशन की बात करता है तो पावर जो है वो किसके हाथ में रहनी चाहिए, जो हायर फंक्शनरीज हैं उनके हाथ में रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल। तो बोलता है जो सेंट्रलाइज्ड है ये नेचुरल ऑर्डर है, जब फर्म जो है वो छोटी है, एम्प्लॉयज जो है वो उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तब तो ये नेचुरली है कि बड़े आसानी से एक बंदा जो है वो सभी को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब आप किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो है वो किसकी तरफ जाता है, ब्रिंगिंग अबाउट द सेंट्रलाइजेशन। वो किसकी तरफ जाता है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हैं, उनको अगर अलग अलग लोग गाइड करेंगे तभी वो उसको नहीं मानेंगे, तो सिंगल कमांड जो है वो उसके थ्रू उनको अच्छे से चलाया जा सकता है। बोला हालांकि जो फ्यूल है वो कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी बताता है, ठीक है। अब ये बोलता है एक्सेप्शन क्या है, एम्प्लॉयर जो है वो ट्रस्ट करता है एम्प्लॉय के ऊपर, द एम्प्लॉयर में डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी। अगर जो एम्प्लॉयर है अगर वो इस एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट करता है, तो उसको चाहिए कि वो क्या कर सकता है, डिसेंट्रलाइज भी कर सकता है अपनी अथॉरिटी को, ठीक है। मतलब अपनी अथॉरिटी कुछ हद तक कुछ दूसरे बंदे के ऊपर भी डाल सकता है। फिर ये बात करता है स्केलर चेन की, ठीक है। स्केलर चेन का मतलब क्या है, हायरार्की। बोलता है हायरार्की जो है इज द पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलता है कि दोनों सुपर ऑर्डिनेट्स और स्वार्डिनेट्स पोजीशन जो है वो चलती है, और वर्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ चलती है। बोलता है जब लेयर्स जो होती है हायरार्की की, जब फिर पोजीशंस की, उनको एक
एक साथ लाया जाए टॉप टू बॉटम, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्केलर चेन बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, इसके नीचे एक बंदा है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक तो ये जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बैठे हैं, जैसे MNP Q, तो इस तरीके से जो लोग बैठे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है, सबऑर्डिनेट और सुपरऑर्डिनेट। ये सुपरऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है। फिर जब MN की बात करते हैं तो ये सुपरऑर्डिनेट बन जाता है और ये सबऑर्डिनेट बन जाता है। N और P की बात करेंगे तो N इज ए सुपरऑर्डिनेट ऑफ P। तो बताइए इस तरीके से ये क्या कहते हैं, हर एक क्या है, एक दूसरे का सुपरऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट है। तो यही जो टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जब हम चलते हैं, तो ये हमें किसके बारे में बताते हैं, हायरार्की के बारे में बताते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट ये प्रिंसिपल बोलता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब प्लेसमेंट। बोलता है ऑर्डर का मतलब क्या है, डायरेक्ट करना या फिर कमांड करना। बट और या ऐसे अगर हम जनरली ऑर्डर की बात करें तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्शंस देना। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका मतलब क्या है, राइट मैन एट द राइट प्लेस, कि सही बंदे को उसकी सही जगह पे बिठाना चाहिए। बताइए अब डॉक्टर जो है, आप उसको इंजीनियरिंग वाली प्लेस पे तो नहीं बिठा सकते ना। अब जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पे इंजीनियर ही चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं चाहिए। जब किसी डिजीज को क्योर करना है तो वहाँ पे डॉक्टर चाहिए, वहाँ पे कोई टीचर नहीं चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बोलता है कि राइट मैन एट द राइट प्लेस। ठीक है, सो दैट कि उसकी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवनेस की तरफ चले, एफिशिएंटली काम करे। नेक्स्ट ये बोलता है इक्विटी। नेक्स्ट बोलता है इक्विटी के बारे में। अब बोलता है इक्विटी जो है वो ब्रॉडर टर्म्स में इन कंपैरिजन टू रिम्यूनरेशन है। रिम्यूनरेशन जो है कंसर्न करता है पेमेंट और सैलरीज के साथ। फेयोल बिलीव करता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रिवॉर्ड्स को, तो उनमें भी क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। एक इक्वल तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप बांट रहे हो तो ये ना हो कि किसी पे बहुत ज़्यादा उसको वर्क दे दिया और किसी को बहुत कम वर्क दिया, ऐसा ना हो, बल्कि इक्वली ही चले। ठीक है, इक्विटी के बाद ये बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है कि टेन्योर जो है वो क्रिटिकल होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बोलता है ये शॉर्ट नहीं है ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल कि आप उसकी अंडरटेनमेंट कर दो। दूसरी तरफ अगर आप बोलो कि आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं चाहते। फ्योल क्या बिलीव करता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, मतलब किसी पर्सन को अगर आप काम पे रख रहे हो तो उसमें क्या हो, वो टिका रहे उतने टाइम तक। तो उसको क्या है, ये ना हो कि आ जाए और कल उसको निकाले, बल्कि उसके लिए क्या होनी चाहिए, टेन्योर जो है उसका एक फिक्स होना चाहिए, जहाँ कुछ टाइम के लिए उसके साथ क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो बोलता है इमोशनल रीजंस, बोलते स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जो है वो बेस होनी चाहिए प्रोफेशनल रीजंस के ऊपर, ना कि इमोशनल रीजंस के ऊपर। कि उसको क्यों रखना है, ये इसलिए होना चाहिए कि उसका प्रोफेशन कैसा है, प्रोफेशनली वो काम कैसा करे, ना कि इमोशनली आप उसके साथ कैसे अटैच्ड हो वैसे। तो मतलब कि जो टेन्योर है यही आपको किसके तरफ लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के तरफ लेके जाता है। कैसे, आप जो बंदा पहले से काम कर रहा है प्रोफेशनलिज्म के लिए, वो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो वो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है उसको नए नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि वो क्या करे, मोटिवेट रखे किसको, वर्कर्स को। फिर लास्ट वन आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या है, हार्मनी को मेंटेन रखना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसके बीच में, यूनिट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स होंगे और उनके बीच में भी क्या होनी चाहिए, कॉपरेशन, हार्मनी जो है वो होनी चाहिए। फीलिंग ऑफ हार्मनी और यूनियन का क्या मतलब है, पर्सनल के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक सोर्स बनता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या देता है, एक उसको ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने दिए थे, जिसको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiatives and spirit de corps. ठीक है, अब इसके साथ साथ ये 14 प्रिंसिपल दिए थे किसने, फ्योल ने। तो यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स की बात करी थी इसने, तो ये फ्योल ये मान के चलता था कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब इसको लेकिन इसको क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म इसका देखने को मिला था। हेनरी फ्योल जो था उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ये जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं ये क्या करे हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप करे हैं। बट सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि जो जो 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल फ्योल के ये बड़ी सारी जगहों पे जाके ओवरलैप करते हैं, जैसे इक्विटी और रिम्यूनरेशन ये ऑलमोस्ट सेम है और लाइक वाइज है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाज क्वाइट सिमिलर टू, जब आप ये बात करता है स्वार्डिनेशन 6 प्रिंसिपल की, स्वार्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ जब ये सेंट्रलाइजेशन की बात करता है प्रिंसिपल 8 की, तो ये भी क्या है, सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ था, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज मिला था, क्रिटिसाइज इसका हुआ था। और फ्योल के जो यूनिटी ऑफ कमांड है इसको क्रिटिसाइज किया गया था स्पेशली किसके द्वारा, गुलिक और उर्विक के द्वारा। तो यही इन्हीं के जो स्टूडेंट थे इन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये बाद में इन्होंने क्या किया था, अपनी थीरीज जो थी, पेपर वर्क जो था वो लिखा था, ठीक है। सो होप यू कैन यू अंडरस्टैंड दिस the whole theory of Henry Fayol. What are the basic principles and what are the basis of this theory of the Fayol to the administration, and how much it is equivalent relevant today. What Thank you so much for watching my channel, and do like and share, comment. If there is any doubt you can make a comment in the comment section, so I will solve it